गुजरात की विकास यात्रा के 10 वर्ष पूर्ण होकर के आज 11वें वर्ष में प्रवेश हुआ और आप सब ने मुझे जो प्यार दिया, सम्मान दिया, मैं इसके लिए मंच का और आपका बहुत आभारी हूं। गुजरात का ये विकास, गुजरात की सिद्धि किसी एक व्यक्ति की नहीं है, यह 6 करोड़ गुजरातियों के पुरुषार्थ का परिणाम है। और इस सारी विकास की यात्रा का, उसकी सिद्धि का सारा यश गुजरात के कोटि कोटि जनों के चरणों में मैं अर्पित करता हूं। ये उन्हीं का है, वही इसके अधिकारी हैं। हो सकता है निमित्त के रूपे किसी काम के लिए मुझे बिठाया होगा, मैं उस काम को सही ढंग से करता रहूं और आने वाले वर्षों में भी गुजरात इसी गौरव के साथ अपनी विकास यात्रा को आगे बढ़ाता रहे। इसलिए मुझे आपके आशीर्वाद मिले, 6 करोड़ गुजरातियों के आशीर्वाद मिले, ताकि हम गुजरात को नई नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकें। फिर एक बार मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूं। भाइयों बहनों, कोई भी समाज अगर विकास करना चाहता है तो अपनी पुरानी घिसी पीटी व्यवस्थाओं के आधार पर, घिसे पीटे संसाधनों के आधार पर कभी भी नई ऊंचाइयों को पार नहीं कर सकता है। वो गुजारा कर सकता है, लेकिन वो नई ऊंचाइयों को पार नहीं कर सकता है। और इसलिए हर युग का एक लक्षण रहा है कि हर युग ने अपने अपने तरीके से उस कालखंड में जो इस प्रकार के इनोवेशंस की आवश्यकताएं थी, जिस प्रकार के रिसर्च की आवश्यकताएं थी, उस युग में उसने की है। और तभी तो समाज बदलते 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 यहां तक पहुंचा है। और ये मनुष्य जीवन में ईश्वर दत्त इनहेरेंट क्वालिटी है कि जो उसको नया करने के लिए प्रेरित करती है, नया सोचने के लिए उत्साहित करती है। कुछ लोग कर पाते होंगे, कुछ लोग नहीं कर पाते होंगे, लेकिन ये ईश्वर दत्त प्रकृति है। अगर हम घर में भी छोटे बालक को अगर ऑब्जर्व करें तो हमें ध्यान में आएगा कि हर दिन नए तरीके से जीना चाहता है। बालक कितना ही छोटा होगा, कल जिस तरीके से खिलौना खेलता था, आज दूसरे ढंग से खेलना चाहता है। कल उसने अगर हाथ से बॉल को उछाला तो आज वो पैर से उछालना चाहता है। हर किसी ने उसको माइन्यूटली ऑब्जर्व किया होगा। ये इसलिए संभव है कि इसके भीतर कुछ न कुछ नया खोजने का इरादा होता है, कुछ न कुछ नया करने का उमंग होता है। और जब तक जीवन होता है, मैं शरीर होता है नहीं कह रहा हूं, उम्र कितनी भी क्यों न हो, लेकिन जब तक भीतर जीवन है, जान है, इंसान इस प्रकृति से जुड़ा रहता है, वो करता रहता है। मतलब दुनिया में आज हम जिस अवसर पर मिले हैं, तब मैं स्टीव जॉब्स को याद करना चाहूंगा। इनोवेशन किस प्रकार से पूरी सोच को बदल देते हैं। हमारे सामने जीता जागता उदाहरण स्टीव जॉब्स का है। कैसे दुनिया को पलट दिया, सारा विश्व आपकी उंगलियों पर नाचने लग गया। एक इंसान किस प्रकार से बदल सकता है, ये दुनिया देख रही है।
और मित्रों, ये भी मानव जात के लिए चैलेंज देखिए कि जिस टीम ने सारे विश्व को इस प्रकार से एक नया मोड़ दिया, जिस विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कारण विश्व स्टीव को याद करता है, वो विज्ञान और टेक्नोलॉजी इस अपने स्टीव को नहीं बचा पाई। ये हमारे लिए चैलेंज है, ये हमारी मर्यादाएं हैं, और उस मर्यादाओं को हम स्वीकार करते हुए, इस चैलेंजेस को स्वीकार करते हुए, और जब आप स्टीव नहीं रहे तो मैं कहना चाहूंगा कि जो भी आईपैड की दुनिया से जुड़े हुए हैं, आज दुनिया के उस हर व्यक्ति की उंगलियां से आंसू टपकते होंगे। जब दर्दनाक घटना होती है तो कभी आंख रोती है, गहरी घटना होती है तो कभी हृदय रोता है, लेकिन स्टीव एक ऐसे इंसान थे कि हर उंगली से भी आंसू टपक रहे हैं। ऐसा व्यक्ति हमें छोड़ दिया। और इसलिए अगर प्रगति करनी है, विकास करना है, तो हमने हर क्षेत्र में, और ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े जाने माने साइंटिस्ट तक पहुंचने तक ही इनोवेशन पहुंचे तभी इनोवेशन कहा जाता है। छोटी छोटी चीजों में भी इनोवेशन होते हैं, और ये इनोवेशन अल्टीमेटली कभी मार्केट ड्रिवन होंगे, लेकिन आम आदमी के जीवन को अगर सुख सुविधा देने में, कुछ ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में काम आते हैं, तो वो भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। मुझे स्मरण है, मैं एक बार हरियाणा में एक किसान के खेत में गया था। नौजवान था, पढ़ लिख करके आया था, नौकरी करना नहीं चाहता था, खेती के क्षेत्र में लगा था। मैं हैरान था, उसके खेत में वो ज्यादा फसल पैदा नहीं करता था, लेकिन बहुत ही यूनिक प्रकार की फसल पैदा करने का उसने बेड़ा उठाया था। उसने रिसर्च किया कि हिंदुस्तान की सभी 5 स्टार होटल्स में कुछ विशेष प्रकार की जो सब्जियां आती हैं विदेशों से, उससे भारत का करोड़ों रुपयों का फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता है। इसने उस पर ध्यान केंद्रित किया और जेनेटिक प्रोसेस से माध्यम से अपने खेत में उन चीजों का उत्पादन किया, और मैं हैरान था, 5 साल के भीतर भीतर उसने करीब 50 से ज्यादा ऐसी सब्जियां जो इस देश में इंपोर्ट होती थी, उसका इंपोर्ट बंद करवा दिया, और उसने वो प्रोडक्शन दुनिया को दे दिया। अब टमाटर हमारे यहां भी होते हैं, टमाटर बाहर से भी आते हैं, लेकिन 5 स्टार होटल में पर्टिकुलर साइज का टमाटर चाहिए, पर्टिकुलर कलर का चाहिए, अब वो प्रोवाइड करने के लिए उसने काम हाथ में ले लिया, और उसने कहा, उसने बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर किया और देश को भी बहुत बड़ा लाभ किया, और उसके कारण किसानों में भी फैला कि हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, हम कर पाते हैं। हमारे यहां गुजरात में उच्छल निजर ये जो बेल्ट है, पूरा ट्राइबल बेल्ट, उस बेल्ट के लोग मुझे एक बार मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा, साहब हमारे यहां जरा रोड ठीक करवाना होगा, हमारा रोड थोड़ा अच्छा नहीं। उच्छल निजर के ट्राइबल बेल्ट एकदम वर्धा के पास है, उच्छल निजर पड़ता है नागपुर की तरफ, इतना गुजरात का उस किनारा है आखिरी। मैंने कहा, भाई रोड तो है, आपको क्या रोड चाहिए? और मैंने जब उनका डेलीगेशन आया तो जानकारी लेके रखी। बोले, साहब रोड अच्छा है, कई वर्षों से हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अब हमारा बिजनेस बदल चुका है और इसलिए हमें उस प्रकार का रोड चाहिए। मैंने कहा, क्या भाई? तो बोले, हम अब केले में जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करते हुए केले की फसल करते हैं, और हम केले विदेशों में भेजते हैं। अब हमारे यहां से केले निकलते हैं और एकाध भी गड्ढा आ जाता है तो ट्रक के हिलने से केला दब जाता है, और हमारा 20% 30% नुकसान हो जाता है। हमें पेवर रोड चाहिए। साहब, मेरे देश का गर्व देखिए, मेरे गुजरात का गर्व देखिए, एक जंगलों में बैठा हुआ मेरा ट्राइबल भाई आकर के पेवर रोड की मांग कर रहा है, और इसलिए कर रहा है कि उसने एक नया इनोवेशन को स्वीकार किया है और दुनिया में एक्सपोर्ट करता है केले। मैंने बनवाया पेवर रोड, 20% उसके नुकसान भी बचाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि मित्रों, कुछ लोग शायद इनोवेशन का उपयोग करते होंगे, कुछ लोग इनोवेशन करते होंगे, लेकिन हम अगर चीजों को करते हैं
और मित्रों, कभी कभी मैं सोचता हूं ये एप्पल की विशेषता क्या है, ये सारे वैज्ञानिक बता सकते हैं। क्योंकि न्यूटन ने शुरुआत की यात्रा, वो भी एप्पल से, और स्टीव ने यात्रा समाप्त की, वो भी एप्पल से। अब देखिए मित्रों, कोई चीज क्या कमाल करती है और दुनिया को देखते हैं। मित्रों, गुजरात ने इस क्षेत्र में कई इनिशिएटिव लिए हैं। गुजरात इज द फर्स्ट स्टेट इन द इंडिया जिसने अलग इनोवेशन कमीशन बनाया है, और हम चाहते हैं इनोवेशन को प्रमोट करना, और लोगों को हम इनवाइट करते हैं कि आपके इनोवेशंस को इस इनोवेशन कमीशन तक ले आइए। एक्सपर्ट लोग उसको देखेंगे और सरकार आपके इनोवेशन को मदद करेगी, सपोर्ट करेगी, और इसमें हम प्रोडक्ट लेवल तक जा सकते हैं तो गवर्नमेंट पूरी तरह आपके साथ खड़ी रहेगी। ये इनिशिएटिव गुजरात ने लिया है। कुछ इनोवेशन सामाजिक जीवन में हुई है, जैसे एजुकेशन सिस्टम में कई टीचर्स ने अपने आप नए नए इनोवेशन किए। हमने इसको अभी एक छोटी किताब के रूप में बाहर में लाए हैं, और हम चाहते हैं कि उसको लिखने का कैसे करें, हम लोगों तक कैसे पहुंचाएं, उस दिशा में हमने काम शुरू किया। हमने और एक काम शुरू किया है। श्री नारायण मूर्ति के नेतृत्व में हिंदुस्तान का पहला एक इंक्यूबेशन सेंटर, वर्ल्ड क्लास इंक्यूबेशन सेंटर हमने प्रारंभ किया है, आई क्रिएट। इस आई क्रिएट में क्या नेतृत्व श्रीमान नारायण मूर्ति जी करने के लिए स्वीकार किया है। जो नौजवान रिसर्च करेंगे, और हर रिसर्चर के पास फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं होते हैं, वो तो बेचारा फकीरी में होता है, उसे मदद चाहिए। अगर उसको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, मदद मिलती है, लैब मिलती है, और उसको सपोर्ट के लिए और अगर सारी व्यवस्थाएं जो चाहिए अगर मिलती हैं, तो अगर उसके अंदर टेम्परामेंट पड़ा है तो दुनिया को बहुत कुछ दे सकता है। और इसी को लेकर के, इस बात को प्रमोट करने के लिए, इस टैलेंट को प्रमोट करने के लिए, इस प्रकार के साइंटिस्टों को प्रमोट करने के लिए, उन्होंने जो रिसर्च किया है उस रिसर्च को सस्टेन कैसे करना, उस पर काम करने के लिए ये आई क्रिएट नाम का एक इंक्यूबेशन सेंटर नारायण मूर्ति के नेतृत्व में हमने गुजरात में प्रारंभ किया है। वो आने वाले दिनों में बहुत सारे मिरेकल करेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है, और उस दिशा में हमने काम किया है। गुजरात सरकार ने वेंचर कैपिटल के लिए फंड अलॉट किया है कि जो लोग इस रिसर्च के क्षेत्र में आए हैं, कुछ इनोवेशन किया है, अगर आर्थिक कारणों से इस बात को आगे नहीं चला सकते हैं तो गुजरात सरकार खुद वेंचर कैपिटल में उसको फाइनेंशियल मदद करते हैं। और उसके कारण मैंने देखा है आज गुजरात में कई ऐसे नौजवान हैं कि सरकार की इस धनराशि की मदद से उनकी जो टैलेंट थी उसका उपयोग करते हुए बहुत सारा अपने जीवन को काफी आगे बढ़ाया है। एक सफल उद्योगकार के रूप में, सफल उत्पादक के रूप में वो आज हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं और वो काम कर रहे हैं। मित्रों, कभी कभी छोटे छोटे आइडियाज होते हैं जो काफी कुछ व्यवस्थाओं को बदल देते हैं। अब देखिए, इन दिनों चारों तरफ जमीन 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 के चारों तरफ खबरों के केंद्र में रखी जाती है। अब गुजरात रेडिएशंस के कारण सोलार की दुनिया में बहुत कुछ कर सकता है, हम उसका फायदा उठा सकते हैं, और हम सोलार एनर्जी के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के सामने जो कि संकटों को लेकर के दुनिया चिंतित है, हम कुछ इसमें पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। अब हमने एक सोलार पार्क बनाया, दुनिया का सबसे बड़ा सोलार पार्क गुजरात की धरती पर आकार ले रहा है, आने वाले दिनों में दुनिया के सामने प्रस्तुत होगा। लेकिन एक नया विचार आया हमारे मन में, उस नए विचार को हमने लागू करने का प्रयास किया है। गुजरात के पास सरदार सरोवर कैनाल, ये दुनिया की लॉन्गेस्ट कैनाल है। सरदार सरोवर डैम से जुड़ी हुई हमारी कैनाल, ये दुनिया की लॉन्गेस्ट कैनाल है। तो मैंने कुछ टेक्नीशियंस को बुलाया, मैंने कहा भाई मेरे मन में एक विचार आया है, क्या कुछ हो सकता है क्या? हमने कहा क्यों ना हम सोलार पार्क इस कैनाल के ऊपर ही बना दें, कैनाल के ऊपर ही सोलार पैनल लगा दें। तो रिसर्च शुरू किया, सबने सब हिसाब किताब लगाया, तो ध्यान में आया कि अगर 1 किलोमीटर लंबी कैनाल पर हम ये सोलार पैनल लगाते हैं तो 1 मेगावाट बिजली पैदा होती है, और प्रति वर्ष 1 करोड़ लीटर पानी इवोपरेशन से बच जाता है। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट।
ये जब सब हमारे मित्रों को मैंने आगरा से देख बताया, वो मॉडल लेकर के आए। जब मॉडल देखा मैंने तो फिर एक नया विचार आया। मैंने कहा भाई ये देखने के बाद मुझे लगता है जो सोलार पैनल लगाई है, अगर उसी का साथ तार जोड़ करके हम माइक्रो हाइड्रो टर्बाइन लटका सकते हैं कैनाल में। अगर माइक्रो हाइड्रो टर्बाइन लगाएंगे तो नर्मदा का पानी बहता जाएगा, वो हाइड्रो से बिजली देगा, ऊपर छत जो बनी है वो सोलार से देगी, और जो पानी इवेपोरेट होता था वो 1 करोड़ लीटर पानी बच जाएगा। एक ही काम से 3 फायदे हो जाएंगे। और हम गुजराती लोग सिंगल फेयर डबल जर्नी वाले हैं। तो कभी कभी आर्थिक कारण भी होते हैं जो हमें इनोवेशन और रिसर्च के लिए प्रेरित करते हैं, और उसी का कारण है कि उस प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिली है और थोड़े दिन में हम इसमें आगे बढ़ने वाले। कहने का तात्पर्य यह है कि सबके पास कुछ न कुछ है, उसे जानना, पहचाना, जोड़ना, उस दिशा में हम कैसे आगे बढ़े। मित्रों, विकास की परिभाषाएं बदल रही है। कौन शहर बहुत विकसित है, कौन शहर विकसित नहीं है, उसके पैरामीटर किसी जमाने में क्या थे। पर कैपिटा इनकम सोची जाती होगी, सफाई कैसी हो सोची जाती होती, ग्रीन एरिया कितना है, रेजिडेंशियल एरिया, ये सारे पैरामीटर से देखा जाता होगा। मित्रों, वक्त बदल चुका है। मैं देख रहा हूं कि आने वाले दिनों में शहर अच्छा कौन सा है और शहर अच्छा कौन सा नहीं है, उसके पैरामीटर में एक महत्वपूर्ण पैरामीटर ये आने वाला है कि शहर ने कितने पेटेंट करवाए हैं, ये मानदंड बनने वाला है। यानी उस शहर में रिसर्च की टेम्परामेंट कितना है, वो यूथ पावर क्या नई रिसर्च दुनिया को दे रहा है, और जहां पर ज्यादा पेटेंट रजिस्टर होते होंगे शायद उस शहर को आगे माना जाएगा। वो दिन दूर नहीं है, और इसलिए हर शहर को, हर राज्य को रिसर्च को, पैटर्न को इस दिशा में विकास करने के लिए प्रेरित करने की व्यवस्थाओं को सोचना पड़ेगा। अगर हम नहीं सोचते हैं तो हम पिछड़ जाएंगे। मैं तो हम कहते हैं कि 20वीं सदी हिंदुस्तान की सदी, भारत की सदी किसके हाथ में है? युवाओं के हाथ में। दुनिया का सबसे युवा देश है हमारा। आज कहीं यूरोप जाइए, कहीं चौराहे पर खड़े रहिए, वहां लोग जाते होंगे, देखिए आपको युवा को खोजने में घंटे लग जाएंगे। बूढ़े बूढ़े लोग जा रहे हैं, बूढ़े लोग जा रहे हैं। किसी जमाने में उनका समय था, सब युवान थे, हम वृद्ध थे। आज वक्त हमारा है, चक्र बदल करके यहां आया है, हम युवा है। लेकिन युवा होने के मात्र से हम देश दुनिया पर सर्वश्रेष्ठ नहीं बन सकते जब तक हम युवा की उस शक्ति को, और विश्व में आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा मैटर करने वाली है। आज चाइना को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरता हुआ लोग कहते हैं। उसकी सैनिक शक्ति की चर्चा होती है। उसकी सैनिक शक्ति की चर्चा किस बात पे होती है? क्या कितना मैन पावर सेना में यूनिफॉर्म पहन करके खड़ा है उसके आधार पर कहती है? कितनी बटालियन उन्होंने जमा करके रखी है उस पर कहती है? नहीं। अब सैन्य शक्ति का आधार कितना मैन पावर आपके फोर्स में है उस पर नहीं है। आपके पास मोस्ट मॉडर्न लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले वेपन कितने हैं, इक्विपमेंट कहते हैं, और आप किस प्रकार से दुनिया का सबसे बड़ा संहार करने का सामर्थ्य रखते हो, और किस प्रकार से आप अपनी रक्षा की व्यवस्था के लिए टेक्नोलॉजी में कितने कैपेबिलिटी है, उसके आधार पर तय होता है कि कौन देश सशक्त है। इसका मतलब यह हुआ कि टेक्नोलॉजी ने जीवन के सारे मानदंडों का आधार मान लिया है, और अगर हम इस बात को स्वीकार नहीं करते तो दुनिया हमें सवाल पूछेगी, हम पिछड़ जाएंगे। और इसलिए आवश्यकता है कि हम भी टेक्नोलॉजी को उतनी ही प्राथमिकता दें, सब इनोवेशंस को जीवन में कैसे लाएं उसकी ओर सोचें। गुजरात सरकार ने वाइब्रेंट समिट कर दी है। वाइब्रेंट समिट, कौन उद्योगकार आए, कौन क्या बोला, कितने करोड़ रुपए का एमओयू हुआ, ये तो सब चर्चा में रहता है, सब दूर उसकी प्रसिद्धि भी होती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण काम इस वाइब्रेंट समिट में होता है जिसकी पर दुनिया का ध्यान नहीं जाता है। हम वाइब्रेंट समिट के अंदर इस बार लेटेस्ट दुनिया की 40 यूनिवर्सिटीज को बुलाया,
और उन 40 यूनिवर्सिटी और गुजरात की यूनिवर्सिटी एंड गुजरात गवर्नमेंट एंड रिसर्च फर्म्स उनका ज्वाइंट वर्कशॉप किया और ज्वाइंट वर्कशॉप करके हमारे नौजवानों को रिसर्च की दुनिया में किस किस दिशा में यूनिवर्सिटी काम कर सकती है, 40 देशों की महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटीज के साथ गुजरात सरकार ने, गुजरात की यूनिवर्सिटीज ने एमओयू साइन किए और उन सभी 40 यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के हम रिसर्च की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं। हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को उस रिसर्च के क्षेत्र में भी हमारे प्रवेश हो, हम कुछ नया दुनिया को दें, उस दिशा में हमारा ऑलरेडी काम आगे बढ़ चुका है, क्योंकि हम जानते हैं, मानते हैं कि बदलाव इसी प्रकार से आता है। मित्रों, आज गुजरात एशिया का सबसे बड़ा ऑटो हब बनने जा रहा है। आप दुनिया की जो भी अच्छी गाड़ी का नाम दीजिए, आप लिख के रखिए मेड इन गुजरात। वो दिन दूर नहीं है दोस्तों। ये क्यों संभव हो रहा है? ये संभव हो रहा है हमारे यहां जो टेक्नोलॉजी का टेम्परामेंट धरा वाला यूथ है, उस पर हमें भरोसा था कि हम वो मैन पावर प्रोवाइड करेंगे कि कोई भी उद्योगकार आएगा, कोई भी नई प्रोडक्शन करना चाहता है, वो अपने कॉस्ट बेनिफिट के साथ दुनिया को कुछ दे सकता है। और हम दुनिया को हमारे युवकों की ताकत के भरोसे समझाने में सफल हुए हैं और उसी के कारण ये संभावना बनी है। चीजें बदली जा सकती है, चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब गुजरात और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये इन चीजों की होती है। अगर हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर बल नहीं देते हैं तो हम चाहे कितने भी कारखाने लगाए, वो घिसी पिटी व्यवस्था से चलेंगे। और मैं शर्मा जी को उस बात से सहमत हूं कि हर कंपनी को एक इनोवेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था विकसित करनी होगी, वरना वो अपने बाप दादा के जमाने से काला दंत मंजन अब चलता रहता है। अब नई पीढ़ी को खोज करे तो कोई नया आएगा। तो ये इनोवेशन हर क्षेत्र में आवश्यक है। और अगर कंपनियां भी अपने मुनाफे के लिए वो चाहेगी तो होगा जरूर, तो कर सकते हैं और अच्छी भी बात होगी कि उसके काम उसको बल मिलेगा। हम चाहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर बल देना और उस दिशा में हमने लगातार कोशिश की है। अगर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की ओर हमारा बल होगा तो उसमें से नौजवान तैयार होंगे, वो नौजवान दुनिया और देश को बहुत कुछ दे सकते हैं। इन्हीं विषयों के लिए मैं चाहता हूं जिन महानुभावों ने देश और दुनिया को जो कुछ भी दिया है वे सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। उनको आज शायद मंच पर आने का सौभाग्य मिला होगा, लेकिन जिंदगी की पूरी जवानी उन्होंने एक लैब के अंदर खपा दी होगी, तब जाकर के आज मंच तक पहुंच पाए होंगे। कभी उनकी तस्वीर भी अखबार में नहीं छपी होगी, कभी टीवी के स्क्रीन पर भी वो नहीं दिखाई दिए होंगे। एक प्रकार की तपस्या करने वाले उन सभी महानुभावों को नमन करता हूं, क्योंकि ये सचमुच में वंदन करने जैसा जीवन होता है, तभी तो जाकर के दुनिया को कुछ दे सकते हैं। और इसलिए तो फिर एक बार उनका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, गुजरात, मैंने पिछले बार कुछ यूनिवर्सिटीज में गया था, मैंने एक बात कही थी, यहां भी आपको 2-3 परिचय ऐसे हुए जो उस क्षेत्र से जुड़े हुए महानुभाव हैं। मित्रों, डिफेंस की दुनिया में आज भी हिंदुस्तान के अरबों खरबों रुपए विदेशों में जाते हैं। क्यों न डिफेंस की दुनिया में रिसर्च हमारे यहाँ क्यों न हो, डिफेंस इक्विपमेंट सारे हमारे यहाँ क्यों न प्रोडक्ट हो। और मेरे इस आग्रह पर हमारे यहाँ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ने इस डिफेंस इंजीनियरिंग को लेकर के नए कोर्सेज शुरू किए हैं। और हम चाहते हैं कि गुजरात में क्षेत्र में एक ऐसा टेक्निकल नो हाउ से बहुत ही हरे भरे नौजवान तैयार हो। और जिस प्रकार से हम केमिकल में अपनी दुनिया का नाम खड़ा किया है, हमने जिस प्रकार से फार्मेसी में अपना नाम खड़ा किया है, उसी प्रकार से इस क्षेत्र में भी गुजरात कुछ कंट्रीब्यूट करे। भले हम सेना में जाते हो या ना जाते हो, हम गुजराती लोग हैं, लेकिन हम ये तो कर सकते हैं कि हर सैनिक को सज्ज कर सकते हैं, उसको अपनी भुजाओं में ऐसे समृद्ध साधन दे सकते हैं कि कभी भी उसके जीवन को चोट ना आए, कभी भी मां भारती को चोट ना आए। हम ये इनोवेशन कर सकते हैं, हम इस टेक्नोलॉजी को विकसित कर सकते हैं। और मैं गुजरात के नौजवानों का आह्वान करता हूं, आइए दोस्तों,
गुजरात सरकार आपको पूरा सपोर्ट करना चाहती है। हम इस क्षेत्र में अपना हुक्म बजाना चाहते हैं, हम अपना स्थान क्रिएट करना चाहते हैं और ऐसे एक्सपर्ट लोग आए हमें गाइड करें। हम हर प्रकार के सलाह को हमेशा हम खुले मन से स्वीकार करें, तो तभी तो प्रगति होती है जी। हम अपने घिसे पटे विचारों को लेकर के बैठते तो आज गुजरात यहाँ कैसे पहुंचा? गुजरात इसलिए पहुंचा है कि हम हर अच्छी चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार है, हम अच्छी चीजों को जोड़ने के लिए तैयार है। हम एक सामर्थ्यशाली गुजरात को बनाना चाहते हैं और ये भी हम इसलिए करना चाहते हैं कि भारत माता शक्तिशाली बने, भारत माता समृद्ध बने। इसलिए हमें अपने गुजरात को शक्तिशाली बनाना है, इसलिए हमें हमारे गुजरात को समृद्ध बनाना है, इसलिए हमारे गुजरात के नौजवानों को तैयार करना है कि जो देश की सेवा में काम आए, देश के विकास में काम आए, देश का भाग्य बदलने के लिए काम आए। इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for your एक छोटा विचार मेरे मन में आया, बातें करते करते मैं आपके अध्यक्ष श्रीमान सुरेंद्र भाई को बता रहा था। मैंने कहा आप यूनिवर्सिटी का जो स्पेलिंग है, उसका जो शॉर्ट फॉर्म किया है, उसमें आप बोलते हैं चारू सेट। मैंने कहा क्या उसको आप चारू सत बोल सकते हैं क्या? स्पेलिंग तो वही रहेगा, लेकिन अगर सत जुड़ जाएगा तो सामर्थ्य भी बढ़ जाएगा। एक सुझाव था मेरे मन में।